पूर्वोत्तर भारत प्राचीन काल से ही सनातन धर्म के मूल विचारों को प्रतिबिंबित करता आया है। यहाँ अनेकों जातियां अपनी परंपराओं के साथ और रीति रिवाजों के साथ फली फूली। ये जातियां पूरी तरीके से वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाली कुल देवी देवताओं की पूजा और पूर्वजों की पूजा करने की परंपरा को मानती आई हैं। प्रकृति को ही अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग समझना ही इन जातियों की विशिष्टता रही है। इनकी जीवन शैली और त्योहार इस विचारधारा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत इन सभी जातियों का मूल आधार एक ही सिद्धांत है और वो है उस परम सत्य की प्राप्ति के लिए कई मार्ग हैं। इस्लाम के प्रकोप से ये क्षेत्र दूर रहा है। उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया गया था, पर आज परिस्थितियां कुछ और हैं। अंग्रेज तो आए, उनके साथ कुछ और लोग भी आए जो अपने साथ कुछ विचार भी लेकर आए थे। ऐसे विचार जो इस मिट्टी के नहीं थे और अभी भी नहीं हैं। आम भारतवासी क्रिश्चियनिटी को नहीं जानता, उसके मूल सिद्धांतों को नहीं जानता, उसके इतिहास का तो पता ही नहीं है। ना ही उन्हें ये पता है कि ये काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। क्रिश्चियनिटी भारत के पूर्वोत्तर भाग में आई कैसे, कईयों का ये सवाल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे पूर्वोत्तर भारत में क्रिश्चियनिटी कैसे पहुंची, इसके शुरुआती दिन थे कैसे। इस वीडियो में बस एक आउटलाइन खींचा जाएगा। ये वीडियो सीमित होगा आज के असम, मिजोरम और मणिपुर तक। पर उससे पहले हमको कुछ और भी बातें पता होनी चाहिए, फिर हम अच्छे तरीके से पूर्वोत्तर भारत को समझ सकते हैं। क्रिश्चियनिटी के पास हजारों सालों का अनुभव है। कैसे जातियों को कन्वर्ट करवाना है, देशों को कन्वर्ट करवाना है, तो ये मान के चलिए कि वो इस कन्वर्जन के खेल में परिपक्व हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी पर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। राजीव मल्होत्रा जी की बुक्स पढ़िए, डिटेल में पता चल जाएगा। और साथ में नीरज आत्रे जी के वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन हम हिंदुओं के लिए क्रिश्चियनिटी एक बिजनेस मॉडल ही है। अपना प्रोडक्ट बेचना है। जो जातियां, संस्कृतियां इस प्रोडक्ट को खरीद लेती हैं या जिन्हें खरीदवा दिया जाता है, वो सब म्यूजियम में हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के ही बहुत सी जातियां आज म्यूजियम में ही हैं। उनका कल्चर सिर्फ खान पान, पहनावा और नृत्य कला तक ही सीमित रह गया है। पर उनसे संस्कृति की बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उस मिट्टी के देवी देवता और उनसे संबंधित कथाएं अब नहीं हैं। मान्यताएं मिटा दी गई हैं। इसलिए इन भाषाओं में देवी देवताओं जैसे शब्द भी गायब हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेज हिंदुस्तान को 1865 में कैसे देखते थे। 19वीं शताब्दी में कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद और क्रिश्चियन मिशनरी एक दूसरे को फॉलो करते थे। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज को हंटिंग डॉग और वेस्टर्न इंपेरियलिज्म से भी संबोधित किया जाता है। कॉलोनियलिज्म और क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच संबंध और रिश्ते देखने में ठीक ठाक लगते हैं, पर इनके बीच जटिलताएं भी थी। हमारी समझ के लिए हम क्रिश्चियन मिशनरीज को दो मॉडल में बांटते हैं। एक मॉडल में मिशनरीज और सरकार दोनों आपसी सहयोगिता में काम करते हैं। इसका उदाहरण है स्पेन और पोर्चुगल। हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था गोवा में, पोर्चुगल सरकार और क्रिश्चियन मिशनरीज दोनों ही इसमें शामिल थे। गोवा के विषय में शेफाली वैद्य जी का ये वीडियो जरूर देखें। दूसरा मॉडल है आंशिक सहयोगिता। इस प्रकार का मॉडल हमको अफ्रीका में दिखाई देता है, जहां पर सरकार से पहले क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंच गए थे। साउथ अफ्रीका और कैमरून इसके उदाहरण हैं। इस वीडियो में कई बार व्यूअर्स को लगेगा ये जानने की क्या जरूरत है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि व्यूअर्स को पता चल सके ये क्रिश्चियन मिशनरीज कैसे काम करती हैं। डेविड लिविंगस्टोन, उनके दो चेहरे थे, एक डॉक्टर, दूसरा मिशनरी का। वे स्कॉटलैंड से साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां बिजनेस और क्रिश्चियनिटी दोनों अफ्रीका में स्थापित करवा देते हैं। लंदन मिशनरी सोसाइटी LMS, जिन्होंने डेविड लिविंगस्टोन को स्पॉन्सर किया था, उनको बाद में हटा देते हैं, क्योंकि उनका आरोप यह था कि ये अफ्रीका के जंगलों में एक्सप्लोर ज्यादा करते थे और कन्वर्जन का काम कम करते थे। इन दोनों मॉडलों का मिश्रण पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स पहले पहुंचे, बाद में मिशनरीज,
और कुछ क्षेत्रों में पहले मिशनरीज बाद में ब्रिटिशर्स। क्रिश्चियन मिशनरीज कॉलोनियलिज्म को डिवाइन कमांड यानी ईश्वरीय आदेश मानते थे। डिवाइनली विल्ड अपॉर्चुनिस्ट ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसरवादी भी मानते थे और इससे वे ज्यादा प्रेरित होते थे। उसी दौरान कॉलोनियल पावर्स ने कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाइट मेन्स बर्डन जैसे कंसेप्ट भी डेवलप कर लिए थे। मिशनरीज और सरकार के काम करने के तरीके ऐसे बनाए गए थे जैसे लगे दोनों अलग अलग है पर होते एक ही थे। शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में ये एक होकर काम करते थे। मिशनरी की फंडिंग सरकार उठाती थी। इनका गठजोड़ सिर्फ दिनचर्या के कामों तक, शिक्षा और चिकित्सा तक ही सीमित नहीं होता था। इन दोनों का रिश्ता वैचारिक स्तर में भी होता आया है। जैसे कॉन्क्वेस्टा स्पिरिचुअल ये मिशनरीज का गाइड बुक है जिसमें इतिहास, संगीत, साहित्य सब होता है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में ऐसे और भी कई सिद्धांत हैं। हम हिंदुओं के लिए वाकई हैरानी की बात है, कन्वर्जन का पूरा इंडस्ट्री इनके पास है। अब हम समझते हैं क्रिश्चियन मिशनरी और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रिश्ता था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा भारत में हो जाता है, ब्रिटिश समाज में एक खुशी की लहर आ जाती है। भारत को ईसाईयत की ओर ले जाना है, जीसस और बाइबल पहुंचाना है, कन्वर्ट करवाना है। ये लहर ब्रिटिश समाज के दबे कुचले मजदूरों से आ रही थी, क्योंकि उनके समाज में औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों में सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक उदासीनता छा गई थी। भारत को ईसाई बनाने की लहर ब्रिटिश समाज में एक बेचैनी ला देती है हम हिंदुओं के प्रति। प्लासी युद्ध की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको इस बात पर डर था कि कहीं वे भारत में अस्थिरता पैदा न कर दें। पर केवल 30 वर्षों के अंतराल के बाद ही चार्ल्स ग्रांट, जो क्लैपहैम एवेंजेलिकल के एक प्रभावी सदस्य थे, वे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में एक ट्रीटीज यानी आलेख प्रस्तुत करते हैं। Observation on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to morals and the means of improving it. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आलेख का लिंक दिया गया है। ध्यान से पढ़िए इस आलेख का नाम। अगर कोई चाहता है इस आलेख पर वीडियो बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चार्ल्स ग्रांट के आलेख को चार्ल्स सिम्पसन का आध्यात्मिक नेतृत्व मिलता है। इन दोनों के कारण से ही भारत में जो पहले सिविल सर्वेंट्स आए थे, उनसे ये विश्वास लिया जाता था कि वे एवेंजेलिकल यानी कन्वर्जन का काम करेंगे और अपने काम पर लगे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी थी, क्योंकि कई बार तो क्रिश्चियन मिशनरीज नाव में बैठे होते थे, उनको बाहर निकलवा दिया जाता था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पॉलिसी ज्यादा दिन चली नहीं। जल्दी ही उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज की सहायता लेनी पड़ी। कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, कलकत्ता से विलियम कैरे को टीचरशिप का न्योता मिलता है। विलियम कैरे बंगाली, संस्कृत और मराठी भाषाओं के टीचर थे। वो मिशनरी के काम में लग जाते हैं, पर वे क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में लीगल स्टेटस देने के विरोध में थे। एडवर्ड पेरी चेयरमैन और चार्ल्स ग्रांट वाइस चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हेनरी डुंडास प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक लेटर लिखते हैं कि क्रिश्चियनिटी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगी। वे लिखते हैं, If they embrace our religion, they would have a new cause of attachment to us, which would give us better assurance of their fidelity. विलियम विल्बरफोर्स, जो लगभग 70 फिलैंथ्रोपिक संस्थाओं के सदस्य थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बड़े बड़े सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों के समर्थन से ब्रिटिश संसद में इस मसले को लेकर जोर शोर से संघर्ष शुरू कर देते हैं। विलियम विल्बरफोर्स को 1813 में फरवरी और जून के बीच में 837 निवेदन मिलते हैं, जिनमें ये अपील की जाती है कि इंडिया को क्रिश्चियन मिशनरीज की जरूरत है। जहां विलियम पार्लियामेंट में लगे थे, वहीं लोगों के बीच वो घोषणा भी करते हैं कि भारत की मिट्टी में ब्रिटिश प्रिंसिपल्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, मैनर्स और सबसे ऊपर क्रिश्चियनिटी और मॉरल्स ट्रांसप्लांट किया जाए। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर जो भी पाबंदियां लगी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्हें हटा देती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के इस क्लॉज के अनुसार अब भारत की मिट्टी में क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर सकते थे। पूर्वोत्तर भारत और क्रिश्चियन मिशनरी के बीच का संपर्क ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के श्रीरामपुर मिशन से होता है। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी का पुराना नाम था पर्टिकुलर बैप्टिस्ट सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल अमंग्स द हीदन। इस सोसाइटी के पहले मिशनरी थे विलियम कैरे।
आगे इस वीडियो में बताया गया है विलियम कैरी कौन थे। आज इस सोसाइटी का नाम है BMS वर्ल्ड मिशन। यहाँ पर गौर करने की बात है कि असम स्थित ब्रिटिश सरकार जब सैन्य अभियान से पहाड़ियों में स्थित जातियों को नियंत्रण में नहीं ला पाती है, वो अपनी नीति बदल देती है और क्रिश्चियन मिशनरीज की सहायता लेती है। उनकी ये योजना थी कि असम और बर्मा के बीच जातियों को अगर क्रिश्चियन बना देते हैं तो उनकी सत्ता टिकी रहेगी। इस योजना को जमीन में लाने के लिए मिशनरी विलियम कैरी, जो सिलहट बांग्लादेश में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के पद में थे, कृष्णचंद्र पाल को निमंत्रण भेजते हैं। कृष्णचंद्र पाल श्रीरामपुर मिशन के पहले कन्वर्ट थे। कृष्णचंद्र पाल फिर सिलहट बांग्लादेश स्थित खासी जाति के बीच काम करना शुरू कर देते हैं। ये बता दिया जाए, खासी जाति मेघालय की जाति है। कृष्णचंद्र पाल 8 महीने सिलहट में रहते हैं और 2 खासी और 5 असम के निवासियों को कन्वर्ट करवा देते हैं। 1824 में गुवाहाटी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ चुका था। डेविड स्कॉट चीफ कमिश्नर ऑफ असम थे, जिन्होंने असम में ब्रिटिश सरकार की नींव रखी थी। वो भारत सरकार के सचिव को एक पत्र लिखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को असम के पहाड़ी जातियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज यानी मानवतावादी कार्य शुरू करना है। उस समय पूरा पूर्वोत्तर भारत असम माना जाता था। पहाड़ों में रहती जातियों के पास गॉस्पेल पहुंचाना है। डेविड स्कॉट इसको लेकर इतने उत्सुक थे कि वो बोलते हैं, अगर ब्रिटिश सरकार आर्थिक मदद नहीं करेगी तो वो खुद इसका आर्थिक भार उठा लेंगे। अंत में ब्रिटिश सरकार अनुमति दे देती है और शुरू होता है मिशन ऑफ सिविलाइजेशन। मिशन ऑफ सिविलाइजेशन के लिए केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, सैलरी भी मिलेगी। BMS इस मिशन पर काम करना शुरू कर देती है। 1829 में गुवाहाटी में BMS का केंद्र खुलता है। डेविड स्कॉट इस मिशन को स्थापित करने में सहयोग करते हैं। वे जेम्स रे, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स फॉर असम के पद में कार्यरत थे, उनकी नियुक्ति बैप्टिस्ट मिशनरी में करवा देते हैं। जेम्स रे सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं और मिशनरी में लग जाते हैं। अपनी अयोग्यता को देखते हुए वो 1 साल के लिए थियोलॉजिकल ट्रेनिंग श्रीरामपुर चले जाते हैं। बंगालियों और असामियों के बीच कन्वर्जन मिशन शुरू हो जाता है, पर सफल नहीं हो पाता है। ये मिशन असफल हो जाता है। स्टार्टअप की तरह ही मिशन से जुड़े हुए लोग भी सरकारी नौकरी करने लगते हैं। जेम्स रे दोबारा सरकारी नौकरी पकड़ लेते हैं। इस मिशन की असफलता को देखकर श्रीरामपुर मिशन कृष्णचंद्र पाल के चिरापुंजी में उनके कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर देती है। जो खासे कन्वर्ट हुए थे सिलहट में, उनको चिरापुंजी लाया जाता है। चिरापुंजी सिलहट के ऊपर ही स्थित है। यहाँ पर है सिलहट और ये मेघालय की पहाड़ियाँ। कई लोग आते हैं 1833 में, जैसे अलेक्जेंडर बीलिश, जोशुआ रे और जोशुआ मार्शमैन, पर ये सभी असफल हो जाते हैं। श्रीरामपुर मिशन असम और खासी क्षेत्रों यानी आज का मेघालय को छोड़ देती है। कुछ ही सालों के बाद 1841 में अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन की एंट्री होती है और वो लोअर असम को अपने कार्य क्षेत्र में ले लेती है। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन का अपर असम में स्टेशन था, पर उनका मिशन लोअर असम में था। वहीं वेल्स प्रेस्बिटेरियन मिशन खासी क्षेत्र को अपने अंदर ले लेती है। अब इस क्षेत्र में बहुत सारे खिलाड़ी आ चुके होते हैं। पहले थे ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशन, अब अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन, तीसरा वेल्स प्रेस्बिटेरियन मिशन। बहुत सारे हिंदुओं के मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा, ये मिशन क्या है और इतने सारे ब्रिटिश, अमेरिकन, वेल्स क्या है। आसान शब्दों में ये सब कंपनियां हैं जिनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है और प्रोडक्ट है क्रिश्चियनिटी। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो समझ में आता है ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशन को ब्रिटिश सरकार ने बुलाया था, पर अमेरिकन पहुंच कैसे गए। उनका असली मकसद था चाइना में अपना मिशन खोलना है। बैंकॉक में उनका एक मिशन था, उससे वो चाइना मिशन कर नहीं पा रहे थे। वो फिर उत्तरी बर्मा में स्थित शान मिशन को ये मिशन दे देते हैं। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन का पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आना बस एक संयोग था। AC ब्रूस, जिन्होंने असम के सदिया या हदिया में टी प्लांटेशन का काम शुरू किया था, वो चीफ कमिश्नर ऑफ असम फ्रांसिस जेनकिंस को इस बात पर मनवा लेते हैं कि इस क्षेत्र में और ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज आने चाहिए। सदिया यहाँ पर है। फ्रांसिस जेनकिंस AC ब्रूस का पत्र चार्ल्स ट्रेवलिन को भेज देते हैं। चार्ल्स ट्रेवलिन कलकत्ता स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। मैकॉले अपनी बहन को लिखे गए पत्र में चार्ल्स ट्रेवलिन के बारे में उल्लेख करते हुए लिखते हैं, Charles Trevelyan's own religious feelings were ardent, like all his feelings, even to enthusiasm. ये तीनों AC ब्रूस, फ्रांसिस जेनकिंस और चार्ल्स ट्रेवलिन 1835 में बर्मा स्थित अमेरिकन बैप्टिस्ट को पूर्वोत्तर भारत के इस क्षेत्र में आने के लिए अपील करते हैं। ऐसे आती है अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन पूर्वोत्तर भारत में
और उनको सरकारी अफसरों से भी सहायता प्रदान होती रहती थी। वो जल्दी से असम सदिया में अपना मिशन स्टार्ट कर देते हैं। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन सदिया के खामती और सिंगपो जातियों को कन्वर्ट करवाने के लिए कोशिश करती है, पर उन्हें कन्वर्ट नहीं करवा पाती है। खामती और सिंगपो जाति आज भी अपनी मान्यताओं के साथ है और उन्हें पालन करती है। वे बुद्धिस्ट हैं। खामती और सिंगपो जाति से निराश होकर अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन की नज़र तिराप स्थित नामसांग नागाओं पर पड़ती है। ये है सदिया और ये है तिराप। इस मिशन को भरपूर सहयोग मिलता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, पर यह मिशन मुसीबत में पड़ जाती है क्योंकि जमीनी स्तर पर कन्वर्जन करवाते मिशनरी और अमेरिका में स्थित हेडक्वार्टर के बीच बात बन नहीं पाती है, क्योंकि सदिया में स्थित मिशन क्लियर कट फ्रेमवर्क बता नहीं रहे थे कैसे वो कन्वर्जन करेंगे। बस वे ये बोल रहे थे कि किसी भी जगह और किसी भी परिस्थिति में न्यू टेस्टामेंट को फॉलो किया जाएगा और हेडक्वार्टर से दिए गए निर्देशों के अनुसार कन्वर्जन का काम कराया जाएगा। ये मिशन भी कई कारणों से, जैसे फंड्स की कमी, जमीनी तौर पर काम करते मिशनरियों की सेहत खराब होना और अमेरिकन सिविल वॉर के कारण बंद हो जाता है। अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि खुद क्रिश्चियन मिशनरी लिखते हैं कि पूरे 25 सालों में 22 मिशन के अंतर्गत सिर्फ 50 असम वासियों को कन्वर्ट करवा पाते हैं। चिरापुंजी मिशन बंद हो चुका था, गुवाहाटी मिशन भी बंद हो चुका था, अब ये सदिया मिशन भी बंद हो जाता है। क्रिश्चियन मिशनरीज का मनोबल कमजोर हो जाता है। जब वे यहाँ से निकलने की सोच ही रहे थे, गारो जाति से एक अच्छी खबर आ जाती है। ओमर और राम की 2 गारो थे जो सबसे पहले कन्वर्ट हुए थे। वे सिर्फ 2 दिनों में 14 अप्रैल और 15 अप्रैल में 1867 में 37 गारोज को कन्वर्ट करवा देते हैं। बस फिर क्या था, पहले खासी से कन्वर्जन स्टार्ट हुई थी सिलहट में, अब ये गारो जाति में शुरू हो जाता है। गारो जाति मेघालय में रहती है। गारोज के अच्छे रिस्पॉन्स से मिशनरियों का ध्यान फिर से नागा जाति पर जाता है, पर अभी उनका ध्यान आओ नागा के ऊपर था। ये काम असम शिवसागर में रहने वाले मिशनरी FW क्लार्क द्वारा 1871 में लिया जाता है। क्लार्क का हाथ बटाते हैं गोधुला ब्राउन। ये एक असमिया था जो कन्वर्ट हो गया था। गोधुला ब्राउन के ऊपर MM क्लार्क अपनी एक किताब में लिखते हैं, गोधुला ब्राउन एन Assamese evangelist was instrumental in the preparation of the groundwork for the planting of Christianity in Naga Hills। फिर क्या था, बिना सरकारी समर्थन के मिशनरी पहुंच जाती है नागा क्षेत्रों में। जो काम ब्रिटिश सरकार नहीं कर पाती है, मिशनरीज कर देती है। आज शिवसागर असम में गोधुला ब्राउन के नाम पर स्कूल है, गोधुला ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल। मैप में देखते हैं, सामने है विष्णुदोल और शिवदोल। असम तक पहले ब्रिटिश सरकार आई, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आए। अब असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मिशनरीज पहले गई, बाद में सरकार गई। वहां आज के मेघालय में गारो और खासी जाति के ऊपर वेल्स मिशन काम शुरू कर चुकी होती है और 1866 में शिलोंग असम की राजधानी बन जाता है। अब तक व्यूअर्स को इस असम मेघालय में कौन कौन एक्टर्स थे, उनका क्या रोल था, स्क्रिप्ट क्या था और ड्रामा क्या चल रहा था, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। आज के असम तक अगर हम सीमित रखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज का कन्वर्जन गुवाहाटी में चल नहीं पाता है और सदिया में भी ये चल नहीं पाता है और क्रिश्चियन मिशनरीज असम के बेस स्टेशन की तरह उपयोग करते थे। पर आज के मेघालय में गारो और खासी जातियों में कन्वर्जन शुरू हो चुका था, जो सिलहट बांग्लादेश से शुरू हुआ था। अगले वीडियो में हम चलेंगे मणिपुर में। मणिपुर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि अब ये राज्य एक केस स्टडी बन चुका है। ये राज्य क्यों केस स्टडी है, विजिटर्स हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्यों मणिपुर अब एक केस स्टडी बन चुका है। ये सब फैक्ट्स कोई भी मीडिया, सरकारी तंत्र, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता है। दर्शक कमेंट कर सकते हैं वो कौन सी हिंदू जाति हैं या पड़ोस की जातियां हैं जो आज़ादी के बाद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कहीं आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट अवश्य करें। आपको अगर वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देश के कोने कोने में हिंदुओं में यह वीडियो पहुंचना चाहिए।